नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PR नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि हमारा टॉपिक का 6वां महाद्वीप है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने जो एशिया था, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, इनके बारे में जान लिया है। अब हम अंटार्कटिका और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके पहले जो हमारा थोड़ी अफ्रीका बचा हुआ था दोस्तों, इसके कुछ क्वेश्चन हो चुके थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ हो चुके थे, कुछ बचे थे, तो पहले वो उनके बारे में जान लेते हैं। फिर हम जो हमारा टॉपिक है अंटार्कटिका महाद्वीप उसमें आते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, तो अफ्रीका महाद्वीप का क्वेश्चन क्या है। पहला, कि दक्षिण अफ्रीका के कौन से देश फ्रंटलाइन स्टेट या फिर हिंदी में सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। मतलब उनके कौन से देश को, या उनके कौन से देश, जो दक्षिण अफ्रीका है उसके कौन से देश फ्रंट लाइन स्टेट कहे जाते हैं, या उसी को हिंदी में कहें तो सीमावर्ती राज्य कहे जाते हैं। तो कौन से देश है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के देश, इनमें 6 देश आते हैं। कौन कौन? अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जिम्बाब्वे और जाम्बिया। याद रखिएगा, अंगोला, बोत्सवाना, दोनों अलग अलग हैं, एक साथ नहीं है। अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ठीक है, ये 6 फ्रंट लाइन स्टेट या सीमावर्ती राज्य कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि अफ्रीका के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अफ्रीका के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यह क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछ सकता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के किस भाग को कहते हैं। ऑप्शन में रहेंगे आपके पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी। तो आपको पूर्वी वाले भाग में टिक करना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कि विश्व का हीरा व्यापार का प्रमुख केंद्र क्या है। जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि विश्व का हीरा व्यापार का प्रमुख केंद्र। अभी हमने जो पिछला वीडियो था उसमें पढ़ा था कि हीरा सबसे बड़ा कौन है, उसकी सबसे बड़ी खदान कहाँ है, उस तरह। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है कि हीरा व्यापार का प्रमुख केंद्र क्या है। तो क्या है दोस्तों? एंटवर्प, बेल्जियम में। बेल्जियम देश का एंटवर्प एक स्थान है, वह हीरा व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कि गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन जाना जाता है। जी दोस्तों, हम स्वर्ण नगर पढ़ चुके थे, हीरा नगर पढ़ चुके थे, उसी तरह गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन जाना जाता है। तो घाना देश। कौन सा देश? घाना। घाना एक देश है, वह गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश कौन सा है। जी दोस्तों, अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश कौन सा है। तो मिस्र। जो मिस्र देश है वो प्रमुख खजूर उत्पादक देश है। अब देखिए मिस्र देश के किसान क्या कहलाते हैं। मिस्र देश के किसानों को क्या कहते हैं, या इसी को क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिस्र देश के किसानों को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? फेल्लाह, या फिर फेल्लाह किन को कहते हैं, मिस्र देश के किन को कहते हैं। जैसे किसान दे देगा, मजदूर दे देगा, किस वो दे देगा, ऑप्शन में और कुछ ऑप्शन देगा, तो आपको किसान वाले में टिक लगाना है। या फिर मिस्र देश के किसान क्या कहलाते हैं, तो फेल्लाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि अफ्रीका में जूट कहाँ से प्राप्त होता है। जी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अफ्रीका में जूट कहाँ से प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है? सीसल नामक पौधे से। एक पौधे से प्राप्त होता है जूट, वो भी किस पौधे से? सीसल। उस पौधे का नाम क्या है? सीसल। सीसल नामक पौधे से जूट प्राप्त होता है। कहाँ? अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कि अफ्रीका को कौन सा महाद्वीप कहते हैं। जी दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अफ्रीका को कौन सा महाद्वीप कहते हैं। तो इसे अंध महाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये हम पिछले वीडियो में ये समझा भी चुके थे। क्योंकि यह दोस्तों आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक व शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ देश है। मैं आपको समझा भी चुका था, फिर से बता दे रहा हूँ कि यह जो सामाजिक दृष्टि होती, जो रहन सहन का जो तरीका होता है, ये हमारे जैसे हम यूरोप महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, हम तो एशिया महाद्वीप में रहते हैं, जो यूरोप महाद्वीप में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उत्तरी अमेरिका में रहते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा विकसित हैं। जैसे हमारा भारत देश विकसित है, इंग्लैंड विकसित है, अमेरिका विकसित है, ये लोग इस तरह विकसित नहीं है। ये आदिम जनजातियाँ हैं, इनमें जंगलों में जनजातियाँ निवास करती हैं। ये बहुत ज़्यादा विकसित महाद्वीप नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे अंध महाद्वीप कहते हैं। मेन जो कारण है वो है इसका शिक्षा और सांस्कृतिक। ये शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ द्वीप है, महाद्वीप है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। जैसे अगर बात की जाए कि एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, तो चीन। फिर दूसरे नंबर में भारत, जो कि विश्व में भी आती हैं। ठीक है,
उसी तरह अगर बात की जाए कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो कौन सा है, नाइजीरिया। जो नाइजीरिया देश है वहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है पूरी अफ्रीका महाद्वीप में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि अफ्रीका में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। अफ्रीका में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, ऐसा कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में जिसमें सबसे ज़्यादा नगर बसे हुए हैं, सबसे ज़्यादा शहर है, तो कौन सा है, लीबिया। लीबिया जो देश है उसमें सबसे ज़्यादा शहर हैं। ठीक है, अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप में नाइजर नदी को क्या कहा जाता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि अफ्रीका महाद्वीप में जो नाइजर नदी है उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, पॉम तेल की नदी। क्या कहते हैं, पॉम तेल की नदी। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि पॉम तेल की नदी किस नदी को कहते हैं, तो नाइजर नदी को। कहाँ कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। मतलब ये महाद्वीप कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में, पॉम तेल की नदी। ठीक है, अब देखिए एशिया और अफ्रीका महाद्वीप का जंक्शन किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जंक्शन मतलब कहलाता है जो उन दोनों को जोड़ता हो, जहाँ से उनका रास्ता जाता हो, लोगों के ठहरने का स्थान हो, वो सब जंक्शन है। तो किसको कहा जाता है दोस्तों, मिस्र देश को। ये वही मिस्र देश है जहाँ पर स्वेज नहर है, जिससे यूरोप महाद्वीप से भारत में आने में क्या हो गया है, यूरोप महाद्वीप से भारत में आने में क्या होता है, 7,000 किलोमीटर कम समय लगता है। मतलब 7,000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो एशिया और अफ्रीका का अगर पूछे कि जंक्शन किसे कहते हैं, तो मिस्र देश को। ठीक है, वनों का देश किसे कहा जाता है। ये दोस्तों जो वनों का देश है वो किसे कहा जाता है, तो कांगो देश को। वह बहुत अधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं, इसलिए उसे वनों का देश कहा जाता है। किसे, कांगो को। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की खेती किसके द्वारा की जाती है। जो किलिमंजारो के पूर्वी ढलान है, जो किलिमंजार पड़ता है, उसके पूर्वी ढलानों पर जो कहवा की खेती तो किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो किसके द्वारा, छग्गा जनजाति के द्वारा। या किस जनजाति के द्वारा की जाती है, तो छग्गा जनजाति के द्वारा कहवा की खेती की जाती है। कहाँ पे, किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अफ्रीका का कौन सा देश है जो तत्काल में सदस्य बना। जी हाँ दोस्तों, जो यूएनई का जो सदस्यता होती है, तो ऐसा कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का देश है जो तत्काल में सदस्य बना है, तो दक्षिणी सूडान। क्या नाम है उसका, दक्षिणी सूडान, जो कि यूएनए का 193वां सदस्य बना है। कौन सा बना है, 193वां सदस्य बना है। कौन, दक्षिणी सूडान। यह कहाँ का है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं हम अंटार्कटिका महाद्वीप में। ठीक है, हमने अफ्रीका महाद्वीप के जो क्वेश्चन बचे हुए थे जो इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं हम अपने टॉपिक अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि हमारा 6वां महाद्वीप है। आकार की दृष्टि से दोस्तों यह आकार की दृष्टि से विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। ये हम बता भी चुके थे आपको, मैं अधिकांश शायद 2-3-4 बार तक बता चुका हूँ आपको, फिर एक बार और लाइन से बता दे रहा हूँ। सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर ये अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखिए यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये कहाँ स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए इसमें बर्फ ही बर्फ, ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस महाद्वीप की भूमि 3 महासागरों से घिरी हुई है। कौन कौन, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। अब देखिए इस महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम का प्रयास किसने किया था। यह दोस्तों इस महाद्वीप की क्वेश्चन 2 प्रकार से आएगा, दोनों का आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है फिर उत्तर देना है। कि अगर पूछे कि इस महाद्वीप की जो खोज है उसका सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। दोस्तों जानकारी के लिए बता दी, ये क्वेश्चन ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अंटार्कटिका महाद्वीप जो खोजे थे उसकी मुख्य जगह तक नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए इन्हें प्रयास के रूप में रखा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को प्रयासी तक सीमित रखा गया, उनकी खोज को प्रयास कहा गया क्योंकि वो मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो किसने किया, अंग्रेज नाविक जेम्स कुक। किसने किया था, अंग्रेज नाविक जेम्स कुक ने किया, सर्वप्रथम प्रयास किया था इस महाद्वीप को खोजने का। ठीक है, अब देखिए इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज का श्रेय किसे जाता है, यही वही मैं समझा रहा था दोस्तों। जो जेम्स कुक ने किया था वो इस महाद्वीप की मुख्य भूमि को नहीं खोज पाए थे, इसलिए उनकी इस खोज को प्रयास कहा गया। लेकिन फिर बाद में इस महाद्वीप की मुख्य जो भूमि है उसकी खोज किसने की, उसका श्रेय किसे जाता है, तो किसे जाता है, फेवियन वेलिंग सॉसिन को। किसको जाता है, फेवियन वेलिंग सॉसिन को जाता है। उन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप की जो मुख्य भूमि है उसकी खोज की। ठीक है, अब देखिए इस महाद्वीप की खोज कब की गई। जी दोस्तों, किसने की वो तो हम पढ़ लिए, कब की गई, तो सन 1820 में। इस महाद्वीप की खोज कब की गई, सन 1820 में। उसके पहले तक आदमी जानता ही नहीं था कि अंटार्कटिका महाद्वीप कभी होता भी है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन कि फेवियन वेलिंग सॉसिन जिस जहाज में चढ़ के इस महाद्वीप की खोज किए थे उस जहाज का नाम क्या था। यह दोस्त ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम था उसका? वोस्टाक नामक जहाज। क्या जहाज का नाम क्या था? वोस्टाक। वो जो वोस्टाक नामक जहाज थी उसमें ये फेवियन वेलिंग सॉसिन चढ़कर कहाँ गए थे? इस महाद्वीप की खोज करने, और इस महाद्वीप की खोज उन्होंने की भी। ठीक है। अब देखिए इस महाद्वीप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप और गतिशील महाद्वीप, इन दो नामों से जाना जाता है। श्वेत महाद्वीप क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसका जो 98% भाग है उसमें सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। मतलब जो इसका 98% भाग है उसमें बर्फ ढकी हुई है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि बर्फ का जो कलर होता है श्वेत होता है। ये तो आपको दोस्तों पता ही होगा कि बर्फ सफ़ेद रंग की होती है। ऐसा तो नहीं है कि आप नीले हरे सोच लें, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको पता है, मेरे ख्याल से पता ही है कि जो बर्फ़ का कलर होता है, जो बर्फ़ का रंग होता है वो सफ़ेद होता है, इसलिए इसके ऊपर सफ़ेद बर्फ़ की चादर उड़ी हुई है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसे गतिशील महाद्वीप क्यों कहते हैं? तो दोस्तों इसे गतिशील महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि होता क्या है मैं बता रहा हूँ। ये ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी की ऋतु होती है और जो ठंडी की ऋतु होती है इसका आकार बदलता रहता है। इसका आकार क्या होता है? बदलता रहता है, अर्थात इसका आकार कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। क्यों? देखिए जब इसमें गर्मी ऋतु आती है, गर्मी ऋतु आती है मतलब जब उसमें सूर्य का प्रकाश पहुंचने लगता है, हालांकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुँचता है, लेकिन तब भी जब सूर्य का प्रकाश पहुंचा तो क्या हुआ? वहाँ की जो साइड साइड की बर्फ़ है वो सब पिघलने लगी, पिघल कर वो समुद्र में मिलने लगी। तो मिलने से क्या हो गया? उसका जो आकार है वो क्या हो गया? उसका आकार कम होने लगता है। लेकिन ठंडी के मौसम में जब उसमें सूर्य का प्रकाश नामात्र का भी नहीं पहुंचता तो क्या होता है? जो साइड साइड का जो पानी होता है वो भी जमने लगता है, वो भी बर्फ़ के रूप में होने लगता है, तो उसका आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। इसलिए इसका आकार जो बदलता रहता है, कहीं एक साइड से कहीं मान लीजिए कहीं कभी उसका साइड पूरब की ओर ज़्यादा हो गया तो किसी साल उसका पश्चिम की ओर ज़्यादा हो गया, इसलिए इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। एक साइड से कहीं से क्षरण हो रहा है तो दूसरी साइड से कहीं से बन रहा है। ठीक है, इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। तो इसे कौन कौन सा महाद्वीप कहते हैं आप कौन सा जाने? एक श्वेत महाद्वीप और दूसरा गतिशील महाद्वीप। किसे? अंटार्कटिका महाद्वीप को। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? जी हाँ दोस्तों, जो दक्षिणी ध्रुव है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? नॉर्वे निवासी, एक नॉर्वे के निवासी एमंडसन थे। क्या क्या नाम था उनका? एमंडसन। कहाँ के निवासी थे ये? नॉर्वे के। कब पहुंचे थे? सन 1920 में। सन 1920 में नॉर्वे निवासी एमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बने। ठीक है। अब देखिए इस महाद्वीप को कौन दो बराबर भागों में विभाजित करता है? जी दोस्तों, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि इस महाद्वीप को कौन सी पर्वत श्रृंखला इस महाद्वीप को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? इस महाद्वीप से मतलब अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, तो कौन विभाजित करता है? क्वीन मोड पर्वत श्रेणी। क्या नाम है उसका? क्वीन मोड पर्वत श्रेणी। यह है जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसके सेंटर से पर्वत श्रेणी बिछी हुई है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, जैसे हमने सब महाद्वीप को पढ़ा, हमारे एशिया महाद्वीप की पढ़ा, यूरोप महाद्वीप की पढ़ा, अफ्रीका महाद्वीप की पढ़ा और उत्तरी अमेरिका की पढ़ा, उसी तरह आज जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में जानेंगे। तो क्या नाम है उसका? विसिन मासिफ। क्या नाम है उसका? विंसन मासिफ। सॉरी, विसिन भूल गया, विंसन मासिफ। क्या नाम उसका? विंसन मासिफ। यह है अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5140 मीटर। 5140 मीटर मतलब 5140 मीटर। जो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई 5140 मीटर है, उसका नाम विंसन मासिफ है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि इस महाद्वीप में कितनी सक्रिय ज्वालामुखी हैं? जी हाँ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर महाद्वीप में अलग अलग सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या है। वैसे हम जब ज्वालामुखी पढ़ा रहे थे टॉपिक तब हमने बताया था कि सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या पूरे विश्व में, पूरे महाद्वीपों में 500 से अधिक है। तो इस महाद्वीप में कितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं? एकमात्र एक ज्वालामुखी है, एकमात्र ज्वालामुखी है, सिर्फ एक ज्वालामुखी है। उसका नाम क्या है? माउंट एरबुस। जो माउंट एरबुस है ज्वालामुखी, वह इस महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बाकी 499 अन्य है, मतलब बाकी 6 महाद्वीपों में। ठीक है, इसमें सिर्फ एक सक्रिय ज्वालामुखी है।
अब देखिए, विश्व में सबसे कम तापमान किस जगह का रिकॉर्ड किया गया था। जी हाँ दोस्तों, हम सबसे अधिक बता चुके थे कि कौन सा है। आज हम जानेंगे कि विश्व में सबसे कम तापमान किस जगह का पाया गया। तो किस जगह के दोस्तों, अंटार्कटिक के वोस्टाक में रिकॉर्ड किया गया था। किसमें, जो अंटार्कटिक का वोस्टाक है वहाँ पर, जहाज के नाम पर इसका भी नाम रख दिया गया था। अंटार्कटिक के वोस्टाक में रिकॉर्ड किया था। इसका तापमान कितना था, -89.2 डिग्री सेल्सियस। कितना, -89.2 डिग्री सेल्सियस। यह पूरे विश्व का सबसे कम टेम्परेचर वाला स्थान है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। ये -89.2 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान कहाँ मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अभी तो हम पढ़े कि सबसे कम तापमान किस जगह का है। तो इसका मतलब, और जो नीचे का क्वेश्चन है कि न्यूनतम वार्षिक तापमान, दोनों का फर्क ये है दोस्तों कि इसमें सिर्फ कभी तापमान रहेगा इतना, कभी घट जाएगा। मतलब कभी घट जाएगा, कभी बढ़ जाएगा। सबसे कम इसका तापमान -89.2 रहा है। कभी इसका तापमान 88 हो सकता है, कभी 87 हो सकता है। -88 -87 हो सकता है। मान लीजिए आज इसका जो तापमान है वो -89.2 है, तो हो सकता है कल इसका तापमान 88 आ जाए। लेकिन ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन है अगला, इसके बाद का क्वेश्चन, उसका मतलब ये है कि वार्षिक तापमान, इसका वर्ष भर में तापमान कितना रहता है, कितने के आसपास रहता है। तो कितने क्या मतलब कौन सा वो है, स्थान है कि उसका जो वार्षिक तापमान है वो सबसे कम रहता है अन्य स्थानों की तुलना में। तो पोल ऑफ गोल्ड, क्या नाम है उसका, पोल ऑफ गोल्ड। जो पोल ऑफ गोल्ड है, स्थान है, वह विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान, ठीक है, वार्षिक तापमान वाला जगह है, वाली जगह है, या वाला मतलब जो वार्षिक न्यूनतम वाला तापमान है वाली वो जगह है। ठीक है, कौन, पोल ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलता है दोस्तों, पोल ऑफ गोल्ड में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कि इस महाद्वीप में दिन रात कितनी समय के लिए होती है। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि इस महाद्वीप में दिन रात कितने समय के लिए होती है। ये मैं आपको बता भी चुका था कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में, कि उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने पर वहाँ 6 महीने के दिन 6 महीने का रात होती है। चूँकि ये दक्षिण ध्रुव पर स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध पर, इसलिए इसमें भी यही घटना होती है। देखिए, यही मैं आपको जो बता रहा था, 6 महीने के लिए, क्या इस महाद्वीप में दिन रात कितने समय के लिए होती है, 6 महीने के लिए। मतलब 6 महीने तक इसमें दिन और 6 महीने तक इसमें रात। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसमें 6 महीने तक दिन होते हैं और 6 महीने तक रात होती है। क्यों, क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए इस महाद्वीप में दिन कब होता है। जी दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस महाद्वीप में दिन कब होता है। तो देखिए, सूर्य के दक्षिणायन के बाद, सूर्य जब दक्षिणायन मतलब दक्षिणायन से वह निकल जाता है, उसके बाद 6 महीने तक क्या होता है, दिन होता है। सूर्य जब दक्षिणायन में होता है, उसके बाद जब वहाँ से निकल जाता है, ठीक है, तो उसके बाद 6 महीने तक दिन होता है। और रात कब होती है, तो देखिए सूर्य के उत्तरायण के बाद, ठीक है, 6 महीने तक रात होती है। समझ गए दोनों में फ़र्क। सूर्य जब, यह आप कह सकते हैं कि जब सूर्य दक्षिण से निकल जाता है, मतलब दक्षिण में पहुंचने के बाद, मतलब दक्षिण में पहुंचता है, फिर उसके बाद जब वहाँ से निकलता है, समझ रहे हैं, उसके बाद जब वो वहाँ से गुजर जाता है तो क्या होता है, 6 महीने तक दिन रहती है। और फिर जब उत्तरायण से ही गुजर जाता है तो उसके 6 महीने तक क्या रहती है, रात रहती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस महाद्वीप की मुख्य वनस्पति कौन है। जी दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसकी मुख्य वनस्पति कौन है। तो कौन है दोस्तों, लाइकेन और बांस। इससे हम भली भांति परिचित हैं दोस्तों। ये छोटी छोटी घास होती है, काई जैसे होती है। वैसे काई तो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, ये काई जैसी होती है। ये अधिकांश आप इसको पेड़ों की जड़ों में हरी हरी घास के रूप में देख सकते हैं। वही है लाइकेन और मांस, इसकी मुख्य वनस्पति है। किसकी, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसकी मुख्य वनस्पति है। मतलब अधिकांश मात्रा में ये वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस महाद्वीप की कौन सी मछली झुंडों में पाई जाती है। इस महाद्वीप की ऐसी कौन सी मछली है ये झुंडों में पाई जाती है। तो कौन सी मछली है दोस्तों, क्रिल मछली। जो क्रिल मछली है ये मतलब दोस्तों बता दो, क्रिल मछली ये डेंजरस भी होती है। तो जो क्रिल मछली है यह झुंडों में पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, झुंडों में। ठीक है, अब देखिए अंटार्कटिक में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे। अभी तो हमने जाना जो पूरे विश्व के बारे में, अब भारतीय में आते हैं, अपने भारत देश के हैं। ठीक है, तो भारतीय में आते हैं जिनके ऊपर हमें गौरव होना चाहिए कि वो अंटार्कटिक में गए। तो वो कौन थे दोस्तों, पहुंचने वाले पहले डॉक्टर गिरिराज सिरोही। कौन थे, डॉक्टर गिरिराज सिरोही। ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के थे, हमारे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही, जो कि अंटार्कटिक में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने।
ठीक है। अब देखिए, भारत से अपना अंटार्कटिक अभियान कब शुरू, भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान कब शुरू किया, तो कब शुरू किया दोस्तों, सन 1981-82 में अंटार्कटिक अभियान शुरू किया था भारत ने, सन 1981-82 में। ठीक है। अब देखिए, भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल किसके नेतृत्व में शुरू हुआ, भारत का जो पहला अंटार्कटिक अभियान है, जो अभियान दल था, वह किसके नेतृत्व में शुरू हुआ, तो किसके नेतृत्व में दोस्तों, डॉक्टर सईद जहुर कासिम, किसके, डॉक्टर सईद जहुर कासिम, सन 1982 में। कब, सन 1982 ईस्वी में डॉक्टर सईद जहुर कासिम के नेतृत्व में भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल शुरू किया गया। ठीक है। अब देखिए, भारत ने अंटार्कटिक में कौन सा अपना शोध केंद्र स्थापित किया, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब भारत का वहाँ पर दल पहुँचा था, जो हमारा पहला दल पहुँचा था सन 1981-82 में, तो उसने वहाँ पर अंटार्कटिक महाद्वीप में अपना कौन सा शोध केंद्र मतलब वहाँ की जो, जैसे वहाँ की मिट्टी होती है, वहाँ की जो जलवायु होती है, उन सब के बारे में ये जानकारी निकालती हैं, उनके बारे में जो गणना होती है वो प्राप्त करती हैं। ठीक है। तो भारत ने अंटार्कटिक महाद्वीप में कौन सा अपना शोध केंद्र स्थापित किया, तो कौन सा दोस्तों, दक्षिणी गंगोत्री। कौन सा, दक्षिणी गंगोत्री। ये आप कह सकते हैं कि वहाँ पर एक शोध केंद्र हमारे भारतीयों ने स्थापित किया, जिसका नाम उन्होंने दक्षिणी गंगोत्री रखा। कब, सन 1983 ईस्वी में। कब, सन 1983 ईस्वी में। अब यह नष्ट हो चुका है, जी दोस्तों, अब यह नष्ट हो चुका है, क्योंकि यह बात समथिंग 40 साल के लगभग की हो गई, 38-39 साल की लगभग की हो गई, इसलिए यह अब जो शोध केंद्र था वहाँ पर क्या हो गया, वो नष्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे अगर नोट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप ये हमारे वीडियो देखकर इन्हें अच्छी तरह से याद कर सकते हैं दोबारा। जैसे एक बार आप याद कर लिए, फिर जैसे अगर आपको रिवीजन करना, कुछ करना है, तो आप ये वीडियो हमारे देखकर उनका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।